अब अगली बात करें कार्टोग्राफी की, यानी कि मानचित्र कला की बात करें। कार्टोग्राफी का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है ज्योग्राफी में। बात करें कार्टोग्राफी यानी मानचित्र कला की, एफ.जे. मोंकहाउस की बात करें। एफ.जे. मोंकहाउस इसके संदर्भ में क्या कहते हैं? वो कहते हैं मानचित्र कला में धरातल के वास्तविक सर्वेक्षण से मानचित्र मुद्रण तक तथा मानचित्र के प्रक्रम की संपूर्ण श्रृंखला सम्मिलित होती है। रेज अपनी प्राथमिक संकल्पना में कोई मानचित्र धरातल के प्रतिरूप का ऊपर की ओर से देखा गया चित्र होता है, जिसमें पहचान है, आकार लिख दिए जाते हैं। पहचान के लिए क्या लिख दिया जाता है? अक्षर लिख दिए जाते हैं। वर्धमापनी, मध्यम मापनी और लघु मापनी का वर्गीकरण का कोडिंग करते हैं। वर्धमापनी में क्या होता है? धरातल का कम क्षेत्र दिखाया जाता है। वर्धमापनी में क्या होता है? धरातल का कम क्षेत्र दिखाया जाता है। विस्तृत रूप में कैडेस्ट्रल मानचित्र, धरातलीय मानचित्र, ठीक है ना। तो लघु मापनी का जो, दीर्घ मापनी का जो लगभग जो मानचित्र लिया जाता है वो क्या, 1 अनुपात, यानी ज़्यादा जो सही में 1 अनुपात 1 लाख लिया जाता है विस्तृत में, याद रखना, वृहद मापनी में, ठीक है, ठीक है। और मध्यम मापनी में फिर लघु मापनी विस्तृत भाग होता है। विस्तृत भाग को छोटे रूप में लिखा जाता है, विस्तृत भाग को छोटे रूप में लिया जाता है। तो ग्लोब, एटलस, मॉडल, दीवारी मानचित्र वगैरह, ठीक है। इसमें अपन लेते हैं 1 अनुपात में कितना, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना हुआ? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 50 लाख लेते हैं अपने लघु मापने के लिए, ताकि चित्र छोटा बने और पूरा समझ आए, ठीक है। तो अभी तो विश्व का अपन एक पूरे एक पेपर में समझ आता है, एक मानचित्र में। सूचना के आधार पर बात करें, सर्वउद्देशीय मानचित्र की बात करें, सर्वउद्देशीय मानचित्र की बात करें, देखें, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ये आदि सूचनाएं एक साथ सभी प्रकार के धरातलीय मानचित्र, अधिकांश दीवार मानचित्र, एटलस तथा ग्लोब सर्व उद्देशीय मानचित्र हैं। थीमेटिक मानचित्र की बात करें, थीमेटिक यानी थीम प्लस मैप, उद्देश्य युक्त मानचित्र, जलवायु, मृदा, जनसंख्या, वनस्पति वितरण। साधारण और थीमेटिक की बात करें, साधारण थीमेटिक मानचित्र में एक उद्देश्य थीमेटिक और बहु उद्देश्य थीमेटिक, ठीक है। तो इसके संदर्भ में मिश्रित और थीमेटिक मानचित्र भी होते हैं। विशेष उद्देश्य मानचित्र में विशेष उद्देश्य वर्णमात्री और कोरोफ्लेथ मेथड, वर्णमात्री कोरोफ्लेथ मेथड आंकड़ों के वितरण को दिखाने के लिए लिया जाता है। जनसंख्या घनत्व प्रदर्शित करने के लिए सापेक्षिक छायांकन सबसे उपयुक्त होता है। सम घनत्व मानचित्र की बात करें, थीमेटिक मैप, उसमें मानचित्र, सामान्य तौर पर इन मानचित्रों का उपयोग रंग, विशेष रूप से रंग और मूल्य का उपयोग करके निरंतर डेटा सेट की कल्पना करने में सहायता करने के लिए किया जाता है। कोरोक्रोमेटिक मानचित्र प्रयोग विभिन्न प्रकार की मिट्टी, चट्टानों, वनस्पतियों आदि को दिखाने के लिए किया जा सकता है। डेसीमेट्रिक मानचित्र की बात करें तो जिसमें अतिरिक्त भौगोलिक जानकारी को शामिल करके एक कोरोफ्लेथ मानचित्र का परिष्कृत किया जाता है। शब्द डेसीमेट्रिक का आविष्कार सेपोनेव द्वारा सांस्की ने जो है इसमें माप घनत्व के लिए ग्रीक अनुवाद का उपयोग करा था। बिंदु विधि की बात करें, डॉट मेथड, इस विधि में किसी वस्तु के वितरण के घनत्व को समान आकार और आकृति वाले बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। संपूर्ण विधि। पर्व मानचित्र की बात करें, पर्व फ्लो मैप, वस्तुओं की गति को दिखाने के लिए प्रकार रेडियल फ्लो मैप, नेटवर्क फ्लो मैप और डिस्ट्रिक्टिव फ्लो मैप। पाई डायग्राम की बात करें, जैसे वृत्त आकार कहा जाता, वृत्त आरेख कहा जाता है, पाई डायग्राम वृत्त आरेख, ठीक है ना, एक क्षेत्रीय आरेख के रूप में। रिंग व्हील डायग्राम भी इसको कहा जाता है। दंड आरेख के रूप में बार डायग्राम, पिलर कोलुमनल आरेख स्तंभ के समान होते हैं। इसके द्वारा जनसंख्या का वितरण, व्यापार, उत्पादन आदि आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है। इसके प्रकार में बात करें कौन कौन होंगे,
कौन कौन दंड आरेख यानी बार डायग्राम में क्या क्या होंगे प्रकार में, एक सरल होगा, मिश्रित दंड आरेख, निश्चल दंड आरेख, बहुदंड आरेख, विचरण दंड आरेख और विचलन अध्यारोपित दंड आरेख। रेखापुंज डाटा की बात कर लेते हैं। अब देखते हैं रेखापुंज डाटा किसी भी प्रकार की डिजिटल छवि का प्रतिनिधित्व करता है। रेखापुंज डाटा जो कम और विस्तृत ग्रिड द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। रेखापुंज प्रकार के कक्षों की पंक्तियां और स्तंभ होते हैं जिनमें प्रत्येक कोशिका का एकल मान होता है। रेखापुंज द्वारा प्रत्येक पिक्सल के साथ रंग मान वाले चित्र रेखापुंज चित्र हो सकते हैं। वेक्टर डाटा की बात करें, वेक्टर डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेक्टर डाटा और रास्टर, वेक्टर और रास्टर तो याद रखिएगा, पूछता है ये वेक्टर और रास्टर, वेक्टर और रास्टर तो पूछता है। वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर क्या है? वेक्टर जीआईएस में भौगोलिक विशेषताओं को अक्सर वेक्टर के रूप में व्यक्त किया जाता है। वेक्टर के रूप में उन विशेषताओं को ज्यामितीय आकृतियों के रूप में माना जाता है। विभिन्न भौगोलिक विशेषताएं विभिन्न प्रकार की ज्यामिति द्वारा व्यक्त की जाती हैं। शून्य आयामी बिंदुओं का उपयोग भौगोलिक विशेषताओं के लिए किया जाता है जो एकल बिंदु संदर्भ द्वारा सरल स्थान द्वारा सर्वोत्तम रूप से व्यक्त किए जा सकते हैं, जैसे चोटियाँ, ट्रेल हेड आदि वगैरह। छोटे पैमाने पर प्रदर्शित होने पर क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व करने के लिए अंक का भी उपयोग किया जा सकता है और दुनिया के मानचित्र पर शहरों की पॉलीगनों के बजाय बिंदुओं द्वारा दर्शाया जा सकता है। बिंदु सुविधाओं के साथ कोई माप संभव नहीं है। गैर स्थानिक डाटा को एक वेगर ज्यामिति देखो ये गैर स्थानिक डाटा को एक वेक्टर ज्यामिति या एक रेखा पुंज कोशिका की स्थिति निर्देशांक द्वारा प्रस्तुत स्थानिक डाटा के साथ संग्रहित किया जा सकता है। भू संदर्भ की संकल्पना एक तकनीक या संकल्पना है जो पृथ्वी के गोलाकार असमतल धरातल को समतल मानचित्र पर सफलतापूर्वक मापन कर परिवर्तित करता है। भू संदर्भ प्रणाली के द्वारा आकृतियों का उचित मापन दृश्यांकन अति सुगम हो जाता है। यद्यपि मानचित्र की धरातलीय सूचनाओं का आधार है, परंतु मानचित्र आंकड़ों की अपेक्षा भिन्न सूचनाएं रखते हैं। सूक्ष्म संवेदन एवं जीआईएस में राष्ट्रीय डाटा को किसी निश्चित मानचित्र निर्देशांक प्रणाली में भू संदर्भित करने हेतु अति आवश्यक है। भू संदर्भ के उपागम की बात करें, बिंब का मानचित्र में शुद्धिकरण, बिंब से पंजीकरण। अंकीय उच्चता मॉडल की बात करें, डिजिटल एलिवेशन मॉडल। डिजिटल ऊंचाई मॉडल का एक कंप्यूटर आधारित 3D या त्रिविमीय मॉडल है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह का प्रदर्शन या निरूपण किया जाता है। पृथ्वी की सतह को दिखाने के अतिरिक्त यह निग्रह या उपग्रह के लिए भी प्रयोग होता है। आसान शब्दों में ये ऊंचाई को दर्शाने का माध्यम है। इसमें ऊंचाई व आंकड़े का उपयोग होता है। इसमें सामान्यतः रास्टर आंकड़ों के रूप में सहेजा जाता है। अंकीय उच्चता मूर्य क्या कहता है? मूर्य कहता है अंकीय उच्चता मॉडल संख्या का क्रमिक विन्यास है जो समुद्र तल से ऊंचाई के धरातलीय वितरण को प्रदर्शित करता है। किसी भी धरातल के उच्चावच भिन्नता की निरंतरता का अंकीय प्रदर्शन अंकीय उच्चता मॉडल कहलाता है। रेखीय मॉडल की बात करें, रेखीय मॉडल समूची रेखाओं के द्वारा किसी भूभाग की ऊंचाई को प्रदर्शित करता है तथा प्रत्येक समूची रेखाओं के x व y निर्देशांकों को जोड़ ऊंचाई को व्यक्त करते हैं। त्रिभुजीकृत असमान जाल की बात करते हैं, त्रिभुजीकृत असमान जाल ये अंकीय उच्चता मॉडल के लिए एक प्रणाली है जिसे प्यूकेर द्वारा डिज़ाइन किया गया। साधारणतः बोलचाल की भाषा में इसे टिन मॉडल कहते हैं। टिन संरचना में अनेक भूभाग विशेषता जैसे कि ढाल, पहलू इत्यादि का परिकलन किया जा सकता है। अंकीय उच्चता मॉडल की आवश्यकता की बात करें, अंकीय उच्चता मॉडल की आवश्यकता। अंकीय उच्चता मॉडल के द्वारा किसी भी क्षेत्र का ढाल मानचित्र, ढाल पहलू मानचित्र, भूआकृति विश्लेषण तथा अपर्दन तथा बाह्य जाल का अनुमान लगाया जा सकता है। ये सांख्यिकी विश्लेषण तथा अलग अलग भूभागों में तुलना में सहायक होते हैं। मानचित्र प्रक्षेप की बात करें, आप देख लें मानचित्र प्रक्षेप को, तो मौलिक प्रक्षेप क्या होते हैं? मौलिक प्रक्षेप होते हैं समक्षेत्र प्रक्षेप होते हैं। मौलिक प्रक्षेप समक्षेत्र प्रक्षेप होते हैं। इसमें सभी अक्षांश वृत्त सरल और समांतर रेखाओं की तरह होते हैं तथा इनके बीच की दूरी भूमध्य रेखा से दूरी की ओर कम होती जाती है। भूमध्य रेखा से दूरी की ओर क्या होती जाती है? कम होती जाती है। सेन श्रेणी मॉडल की बात करें, सेन सोई मॉडल
सेंसोइडल प्रक्षेप की बात करें, ये भी समक्षेत्र प्रक्षेप है। बौन प्रक्षेप का ही विशिष्ट रूप माना जाता है सेंसोइडल मॉडल। भूमध्य रेखा की लंबाई मापनी के अनुसार शुद्ध होती है तथा 2πr होती है। अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका का सेंसोइडल मॉडल में है। बौन प्रक्षेप की बात करें, बौन प्रक्षेप एक संशोधित शंकु प्रक्षेप है, शंकु, जिसको सर्वप्रथम रिगोवर्ट बोन ने बनाया था। इस प्रक्षेप पर अधिक से अधिक एक गोलार्ध को दर्शाया जा सकता है, अधिकतर एक गोलार्ध को दर्शाया जा सकता है। समस्त अक्षांश ध्रुवों के मध्याह्न रेखा पर मापनी शुद्ध होती हैं। यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया मानचित्र बनाने के लिए उपयोगी है। बेलनाकार की बात करें, बेलनाकार मानचित्र सभी अक्षांश वृत्त समान लंबाई के एवं एक दूसरे के समानांतर होते हैं, अतः भूमध्य रेखा को छोड़कर अन्य सभी के अक्षांश वृत्तों की मापनी अशुद्ध होती है, केवल भूमध्य रेखा पर भी ये शुद्ध होगा। मर्गेट प्रक्षेप की बात करें, ठीक है ना, मर्केटर, ठीक है, मर्केटर प्रक्षेप की बात करें, ये यथा आकृतिक प्रक्षेप है। ये पूछा गया था पहले भी प्रश्न, ये यथा आकृतिक प्रक्षेप है, यथा आकृतिक प्रक्षेप है, ठीक है ना, यथा आकृतिक प्रक्षेप है। इस नौ संचालन और नौ संचालनकों की रचना में सर्वाधिक प्रयोग होता है इसका। भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध होती है और अन्य अक्षांशों पर अशुद्ध होती है। भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध होती है। अंतर्राज्यीय प्रक्षेप की बात करें, ये एक संशोधित बहुशंकु प्रक्षेप है। 1891 में जर्मन भूगोलवेत्ता इपेंग ने दिया था अंतर्राष्ट्रीय। खमध्य प्रक्षेप की बात करें, खमध्य प्रक्षेप कौन सा, खमध्य प्रक्षेप की बात कर लें, खमध्य प्रक्षेप की बात करें, खमध्य प्रक्षेप ग्लोब को किसी बिंदु पर स्पर्श करती हुई ग्लोब को किसी बिंदु पर स्पर्श मानी गई और समतल सतह पर प्रक्षेप एवं देशांतर रेखाओं का जाल खमध्य प्रक्षेप कहलाता है। अब नोमोनिक प्रक्षेप की बात करें, नोमोनिक प्रक्षेप यदि नेत्र स्थान की स्थिति ग्लोब के केंद्र पर हो तो उसे केंद्र का नोमोनिक प्रक्षेप कहा जाता है। त्रिविम प्रक्षेप की बात करें, त्रिविम प्रक्षेप यदि नेत्र स्थान प्रक्षेप के केंद्र के व्यासार्ध की विपरीत ऑपोजिट बिंदु पर स्थित हो तो उसे त्रिविम प्रक्षेप कहा जाता है। लंबकोणीय प्रक्षेप नेत्र स्थान प्रक्षेप केंद्र के सीध में अनंत दूरी पर स्थित हो उसे लंबकोणीय प्रक्षेप कहा जाता है। यथाकृतिक प्रक्षेप की बात करें, यथाकृतिक मर्केटर एवं त्रिविम प्रक्षेप, यथाकृतिक प्रक्षेप में शुद्ध दिशा शुद्ध आकृति। समक्षेत्र प्रक्षेप में क्षेत्रफल सर्वत्र शुद्ध होता है। और जैसे मोलविड, देखो समक्षेत्र में कौन कौन से हो गया, मोलविड हो गया, सेंसन प्लेन्सिन मॉडल हो गया, ठीक है ना। और गोलकार त्रिविम मॉडल की बात करें, गोलकार त्रिविम प्रक्षेप संशोधित बेलनाकार प्रक्षेप है। ये संशोधित बेलनाकार प्रत्येक अक्षांश पर वृत्त की लंबाई 45 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई के बराबर होगी। बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप की बात करें जेस लैम्प पर, ठीक है, अक्षांश रेखा के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से दूर की ओर कम होती जाती है। भूमध्य रेखा अपनी वास्तविक लंबाई होती है, ये भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध होती है। गोलाकार प्रक्षेप की बात करें, गोलाकार प्रक्षेप कौन सा, गोलाकार इसका फादर फोर्नियर है, फादर फोर्नियर। इस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा एवं केंद्रीय देशांतर रेखा की लंबाई बराबर होती है। रूट प्रक्षेप की बात करें, रूट जो होता है स्वच्छानुसार छांटे गए सिद्धांत पर निर्मित प्रक्षेप होता है। इसमें गोलाकार प्रक्षेप है, विभिन्न मौलिक प्रक्षेप आता है, विभिन्न सेनुसॉइड मॉडल आ जाता है, मौलिक प्रक्षेप आ जाता है, ज्यामितीय प्रक्षेप भी आता है। अब देखते हैं सतत विकास की बात को, सतत विकास की बात को कर लेते हैं। सतत विकास भविष्य में आने वाले पीढ़ियों के हितों में कोई समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की सभी आवश्यकताएं पूरी करता है। सतत विकास शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1970 में हुआ। 1970 में 2015 में एजेंडा 2030 आया संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। 113 देश इसमें थे। ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड द एजेंडा फॉर सस्टेनेबल, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए था। 1 जनवरी 2016 से प्रभावी थीम किया थी इसकी, कोई पीछे ना छूटे, कोई पीछे ना छूटे। रिमोट सेंसिंग की बात कर लें, रिमोट सेंसिंग सुदूर संवेदन की बात करें। रिमोट सेंसिंग में सौर ऊर्जा से प्राप्त गर्मी को धरातल पर जो अनुभव करना ही क्या है, सुदूर संवेदन। यानी सौर ऊर्जा से प्राप्त जो गर्मी उसको धरातल पर अनुभव करना है, सुदूर संवेदन। सुदूर संवेदन सौर ऊर्जा से प्राप्त गर्मी को धरातल पर सुदूर संवेदन, यानी कि सौर ऊर्जा से प्राप्त जो गर्मी है उसको धरातल पर अनुभव करना, ये सुदूर संवेदन है। फ्लोइड एफ साम्बिन्स की बात करें, सुदूर संवेदन शब्द का तात्पर्य उन विधियों से है जिनसे किसी लक्ष्य को पहचाने तथा उनके लक्षणों मापने के लिए विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा जैसे प्रकाश, उष्मा, रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। कैंपवेल की बात करें, कैंपवेल के संदर्भ में बात करें तो सुदूर संवेदन एक ऐसा अभ्यास है जो शीर्ष
सिस्परिटम किसे प्राप्त, देखो सिस परिदृश्य होते हैं, सिस परिदृश्य से प्राप्त प्रतिबिंबों के उपयोग द्वारा पृथ्वी तथा जल तलों के बारे में सूचनाएं प्राप्त करता तथा जिनमें विद्युत चुम्बकीय विकिरण परिवर्तन का उत्सर्जन का प्रयोग किया जाता है। आंकड़ा अर्जित करना, क्या होगा, आंकड़ा अर्जित करना। ऊर्जा के स्रोत, पृथ्वी की धरातल आकृतियाँ, वायुमंडल द्वारा पुनः संचारण, संवेदन प्रणालियाँ, वायुमंडल द्वारा संचरण। आंकड़ा विश्लेषण की बात करें, आंकड़ा विश्लेषण में आंकड़ा उत्पाद होगा, सूचना उत्पाद आ जाएगा, व्याख्या विश्लेषण आ जाएगा, उपयोगकर्ता हो जाए। सुदूर संवेदन की अवस्थाएं की बात करें, इसमें 7 स्टेप होते हैं, 7 स्टेप। EMR यानी विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उत्सर्जन, ऊर्जा का संवेदन द्वारा अभिलेखन, ऊर्जा का पृथ्वी की धरातलीय आकृतियों से अन्योन्य क्रिया, आंकड़ों का संचारण एवं प्रक्रमण, प्रतिबिंब प्रक्रमण तथा विश्लेषण। ठीक है, अब GPS की बात कर लेते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट में GPS की बात करें, सर्वप्रथम अमेरिका द्वारा रक्षा विभाग द्वारा इसका प्रयोग किया होता है। इस GPS का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम भौगोलिक स्थिति जानने का तरीका, ये विधि है, तरीका पर विधि। और GPS निरपेक्ष निष्क्रिय प्रणाली, रेडियो नौसंचल प्रणाली पर आधारित है, जो कि शुद्ध त्रिबिंदु संदर्भ स्थिति तथा समय सूचना प्रदान करती है। इसकी कक्षीय ऊंचाई जो ये स्थापित किए जाते हैं, इसके सैटेलाइट्स और ऑर्बिटल हाइट जो होती है इसकी होती है 20,200 किलोमीटर होती है। याद रखना, कक्षीय ऊंचाई कितनी होती है इनकी, 20,200 किलोमीटर। समय 12 घंटे, ठीक है। और आवेग इनका होता है 1575 मेगावाट। और नौ संचालन आंकड़े की बात करें 1228 मेगाहर्ट्ज़। उपलब्धता इनकी निरंतर होती है। शुद्धता इनमें 15 किलोमीटर तक क्या रहती है, शुद्धता रहती है, 15 किलोमीटर तक शुद्धता रहती है। उपग्रह समूह की बात करें 21 से 24 उपग्रह समूह इनका, और ज्यामिति होती है, पुनरावर्तिक होते हैं ये। GPS के प्रभाग की बात करें, GPS के प्रभाग कौन कौन से हैं, तो देखो उपग्रह नक्षत्र होंगे, उपग्रह उधर हो गया, फिर यूजर प्रभाव होगा और भूमि नियंत्रित भाग होगा यहाँ से। अंतरिक्ष प्रभाग की बात करें, उपग्रहों की स्थिति से संबंधित अंतरिक्ष प्रभाव होगा, अंतरिक्षों की स्थिति से संबंधित। वायुमंडल की विभिन्न कक्षाओं में 24 उपग्रहों को पृथ्वी से 20,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाता है। इन उपग्रहों को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 12 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना घंटे समय लगता है, 12 घंटे समय लगता है। पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, 12 घंटे समय लगता है। उपग्रहों को अलग अलग कक्षाओं में वितरण इसलिए किया जाता है कि उपग्रहों का प्रयोग करते समय प्रत्येक स्थान पर कम से कम उपग्रह प्रक्षेपण के लिए हर समय उपलब्ध हो सकें। इस समय अंतरिक्ष में 24 उपग्रह उपलब्ध हैं जो एक पूर्ण प्रणाली के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। अंतरिक्ष प्रभाग के संदर्भ में देख लें तो प्रथम प्रभाग, द्वितीय प्रभाग और तृतीय प्रभाग। प्रथम प्रभाग में विकास एवं भार वो डी उपग्रह हो जाएगा। द्वितीय प्रभाग में उत्पादक एवं संचालन उपग्रह हो जाएगा। तृतीय प्रभाग में पुनर्पूर्ति उपग्रह हो जाएगी। नियंत्रण प्रभाग की बात करें, नियंत्रण प्रभाग में क्या होगा, नियंत्रण प्रभाग पृथ्वी के धरातल से संबंधित होगा। और संसार में कुल 5 प्रबोधक स्टेशन है जो उपग्रहों की खोज करते हैं तथा सूचनाओं को इकट्ठा करके मुख्य नियंत्रण के स्टेटस कोलोराडो को भेजते हैं। मुख्य नियंत्रण स्टेशन पर प्राप्त आंकड़ों से उपग्रह पंचांग का पूर्व परिकलन तथा उपग्रह घड़ी का मिलान किया जाता है। तत्पश्चात नौ संचालन आंकड़ों का संदेशों को तैयार किया जाता है। इस प्रकार संदेश आंकड़ों को धरातलीय एंटीना को संचारित किया जाता है तथा एस बैंड को जोड़कर उपग्रह तक पहुंचाया जाता है। प्रयोगकर्ता प्रभाग की बात करें, प्रयोगकर्ता प्रभाग एंटीना एवं रेडियो रिसीवर का सेट है जो कि उपग्रहों द्वारा संचारित सूचनाओं को विद्युत तरंगों के रूप में प्राप्त करते हैं। GPS रिसीवर की बात करें, GPS रिसीवर GPS संकेतों का अनुप्रयोग के लिए एक रिसीवर की आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से नौसंचालन या जियोडेरिक स्थितियों आदि का निर्धारण किया जाता है। इसे GPS रिसीवर कहते हैं। GPS रिसीवर के मुख्य अंग एंटीना, नौसंचालन के सूक्ष्म संसाधन, स्मरण एवं आंकड़ा संग्रह, रेडियो आवर्ती अनुभाग, विद्युत पूर्ति इकाई, परिशुद्ध प्रदोलक। इंपॉर्टेंट कुछ बात करें बुक्स की कर लेते हैं। ब्रिटेन एंड दी ब्रिटिश सीज मैकिंडर की बुक है, ब्रिटेन एंड दी ब्रिटिश सीज मैकिंडर की बुक है। पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी हॉटसन की है। ज्योग्राफिक सिंथेसिस टोल्मी की है। वालकर कुंड है, रेडजेल की है। यूरोपा किसकी है, रिटर की है, ठीक है ना। और ओडिसी और इलियट्स होमर की है। जेसेपी रियोट्स इकेटस की है। अल्माजेस टोल्मी की है 13 खंडों में, टोल्मी की। और भौगोलिक विश्व को 17 खंडों में स्ट्रोबो की है। और पंच सिद्धांतिका भास्कर की है। क्रिश्चियन टोपोग्राफी कॉस्मोकोस की है।
सामान्य विशिष्ट भूगोल वाराणसी की है। द मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी पीटर अम्ब्रोज की है। द मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी पीटर अम्ब्रोज की है। एनालिसिस ह्यूमन ज्योग्राफी आर ई डिकिंसन की है। सप्लेशन इन ज्योग्राफी डेविस हार्वे की है। ह्यूमन ज्योग्राफी जेब्रुन्स की है। ह्यूमन ज्योग्राफी जेब्रुन्स। द चेंजिंग नेचर ऑफ रोजर मिन्सूल द चेंजिंग नेचर ऑफ रोजर मिन्सूल। डिमाजिया ज्योग्राफी पिकार्डी की है। इतिहास भौगोलिक दूरी मैकेंडर की है। द कल्चर ऑफ द सिटीज एल लम्बम फोर्ड की 6 सामाजिक व्यवस्था आधार पर। और लेस्पीस दी मार्थोनी द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और सिविलाइजेशन क्लाइमेट हंटिंगटन की है। द अनस्टेबल अर्थ स्टीयर्स की है। और जियोमॉर्फोलॉजी वॉन रिस्तोपन की है। और स्पिरिट एंड ऑफ ज्योग्राफी वुडरिच की है। प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी थॉर्नवर्ट की है। और ला ज्योग्राफी ह्यूमन जीनबुन्स की है। ठीक है ना। पर्यावरणीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम नीतियों की बात कर ले, कुछ देख लेते। इसमें अभी जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 संशोधित 1988 में संशोधन हुआ। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण उपग्रह अधिनियम 1977। वायु अधिनियम 1981 1983 संशोधन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है, 19 नवंबर 1986 देश में लागू। मानव पर्यावरण के स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972 के नियमों के प्रावधान को लागू करना। ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में 1988। प्रथम वन नीति 1952। पर्यावरण प्रदूषण नीति 1992। वनाधिकार अधिनियम 2006। वनाधिकार अधिनियम 2006। वनाधिकार अधिनियम 2006। वनाधिकार अधिनियम 2000। वनाधिकार अधिनियम 2006। वनाधिकार अधिनियम 2006। पर्यावरण प्रदूषण नीति 1992। वनाधिकार अधिनियम 2006। राष्ट्रीय कार्य योजना 2008। भारत में जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना, ठीक है ना, को अपनाया गया। राष्ट्रीय जल मिशन 6 अप्रैल 2011 को। ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ओजोन संरक्षण को रोकने के लिए था 16 सितंबर 1987 को कनाडा में। और एजेंडा 21 की बात की 1992 पृथ्वी शिखर सम्मेलन जैविकता अधिनियम 1992 ब्राजील रियो डी जेनेरो 171 देशों ने हस्ताक्षर करे। कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज क्योटो प्रोटोकॉल 1997 यूएनएफसीसीसी। और 2000 भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल का अनुमोदन किया। कोप 21 2015 में पेरिस समझौता होता है। 196 देश। शताब्दी की वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 सेंटीग्रेड से कम करना था। 2 सेंटीग्रेड से कम करना। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को हस्ताक्षर 62वां देश बन गया। सुदर संवेदन विधि की बात करें, इसमें क्या होता है कि इसमें काफ़ी ऊंचाई से सूर्य से प्राप्त ऊर्जा की सहायता से धरातल के नीचे समुद्र तल तथा आकाश में विचरण करने वाली राशि बादल या ब्रह्मांडीय पिंडों की जानकारी उसके आकार प्रकार द्वारा होती है। इसमें 2 तरह की तरंगें, विद्युत तरंगें तथा चुंबकीय तरंग होती है जो एक दूसरे के साथ समान कोण पर गुजरती है। मोकेरा सम्मेलन की बात करें, कोप 22 2016 हुआ। 2000 पेरिस समझौते के हर हाल में लागू करना। बोन सम्मेलन कोप 23 17 हुआ जर्मनी में। ब्रटलैंड कमीशन की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रटलैंड कमीशन। पर्यावरण एवं विकास संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग, ठीक है ना। WCED 1993 21 सदस्यीय आयोग था। ग्रो एलन ब्रटलैंड, ठीक है ना, इसकी पूर्व PM थे ग्रो एलन ब्रटलैंड ने किया था। हमारा साझा भविष्य 1987 में रिपोर्ट थी। जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन 2002 एजेंडा 21 को लागू करना था। अब यूनानी की बात कर ले, आपको एक शॉर्ट में देख लेते हैं। माकावी होमर ने 4 दिशाओं में जो पवन दी थी, पश्चिम में जेपरस, उत्तर में बोरियस, पूर्व में होरस और दक्षिण में नोट्स। थेल्स पृथ्वी को पानी के तस्तरे पर तैरते रकम बताया। एनेक्सिमेंडर नोवा नियंत्र विश्व मानचित्र मापक बनाया। हेकेटियस फर्स्ट है जो पृथ्वी का क्रमबद्ध अध्ययन इसने किया था। हेकेटियस ने पृथ्वी का क्रमबद्ध भूगोल का अध्ययन किया था। हेरोडोटस भूमध्य सागर को बीचों बीच माना। कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना। पाइथागोरस अक्षांश निर्धारण में एरोटेस्थनीस, ठीक है ना, व्यवस्थित भूगोल का जनक है ये। पॉलीबेस हिपार्कस हो गया, ये यूनानी था, ठीक है ना। अब देख लेते, देखो कौन कौन से क्या क्या थे। यूनानी देख लेते, यूनानी कौन कौन से थे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। देखो यूनानी कौन कौन है। यूनानी है महाकवि होमर, कई बार पूछा जाता कौन से क्या है। देखो महाकवि होमर, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, हेकेटियस, हेरोडोटस, पाइथागोरस, एरोटेस्थनीस, पॉलीबियस, हिपार्कस, टोल, देखो स्ट्रेबो, ये क्या है, ये आपके यूनानी है। अंधकार युग में बात करें तो अंधकार युग में कौन कौन आए थे आपके, पोलिस्टर, एबिनास, पायस, कैपेला और सिसिडोर,
रबन पार्ट बसील कास्ट मगाज वेदे इनके ब्रिटिश में कौन कौन थे मैकेंडर हर्बर्टसन चिसोल्म रॉबर्ट में लियोनार्ड स्टाम। और अरब की बात करें इब्न अकल इब्न सीना अल मसूदी अल बरूनी अल इदरसी अब्न बतूता अब इब्न खालदून। रोमन के स्ट्रेबो पिलनी 12वीं पोम्पनीस हो जाएगा। आधुनिक में बात करें हम बोल्ट रिटर रेडजेल हेटनर ब्लास जेनबुस हंटिंगटन टेलर। ठीक है, यह थी बात। नमस्कार।